वाले। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके खास प्रोग्राम का, मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं, यानी ऑन द शो। तो शुरुआत होगी, कहां अटक गई भारत यूके एफटीए की गाड़ी, महंगाई के भीतर क्या छिपा है, त्योहार से पहले क्यों टूट गया औद्योगिक उत्पादन, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट क्या जानना चाहता है, क्या इशारा करती है बायजूस की छटनी, और क्या अमेरिका अरब के रिश्तों में आएगी खटास। ये तमाम बड़ी खबरें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा होंगी। शुरुआत भारत यूके के एफटीए पर। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर डील होने से पहले ही बातचीत खटाई में पड़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि समझौता होने से पहले ही ये ठप पड़ सकता है। यूके के समाचार पत्रों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि समझौते को लेकर यूके की गृह सचिव की तरफ से जो विवादास्पद बयान दिया गया था, उसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के आगे बढ़ने की संभावना इसी घटना के बाद थोड़ी ठिठक गई है, खटाई में पड़ गई है। सर, कहां फंसी बात? इस पर तो दिवाली तक साइन होने थे। हाँ शुभम, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो बहुत तेज रफ्तार से शुरू हुआ था और इस बात की संभावना थी कि वो इस साल के अंत तक अमल में आ जाएगा, इस पर संधि हो जाएगी। ब्रिटेन के कूटनीतिक हलकों में और भारत के कूटनीतिक हलकों में भी चर्चा है और इस बात की भी तैयारी हो रही थी कि शायद भारतीय प्रधानमंत्री इस दौरान जाएंगे और वहाँ पर इस एफटीए पर दस्तखत करेंगे। ब्रिटेन ब्रेग्जिट से निकलने के बाद ब्रिटेन ने भी बड़ी तैयारियाँ की थी इस मुक्त व्यापार समझौते की, पर ये दो बहुत महत्वपूर्ण जगह पर आकर अटक गया है और वो बदलाव आया है ब्रिटेन में सरकार बदलने के साथ। ब्रिटेन की सरकार का जो नया रुख है वो भारत के लोगों को, भारत के कामगारों को और सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स को पूरी तरह मुक्त रूप से ब्रिटेन के बाजार में या ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में काम करने देने के पक्ष में नहीं है। और जिस बयान का जिक्र शुभम ने आपसे किया, जिसको पर भारत को सबसे ज़्यादा आपत्ति हुई है, वो वहाँ के गृह सचिव का या जो वहाँ के गृह मंत्री हैं उनका बयान था और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के लिए ओपन बॉर्डर की पॉलिसी नहीं ला सकते, हम ये नहीं कर सकते कि भारत के लोग वहाँ आने लगें। भारत ने हम इस एफटीए को इस तरह से सामने प्रस्तुत किया था और भारत सरकार इस प्रयास में थी कि इससे ब्रिटेन में काम करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेगी और वो लंबे समय तक वहाँ रुक भी सकेंगे, ओवर स्टे भी कर सकेंगे। ये पहला प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा डेटा को लेकर है, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियां भारत में काम करके यहां से सूचनाओं को ले जाना चाहती हैं, जिस पर भारत में तमाम पाबंदियां हैं। इन दो वजहों से ये डील अब मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है और फिलहाल चूंकि दिवाली की समय सीमा थी, दिवाली सामने है और अभी दोनों पक्षों की तरफ से स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया। संभावना है कि अब ये डील दोबारा बातचीत के लिए आगे जाएगी, यानी ये एफटीए जो हमारे सामने था ये फंस गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से एनडीएफ मार्केट में नई पोजीशन लेने से मना किया है। कहा है कि परहेज करें इससे, ऐसी नई पोजीशन एनडीएफ मार्केट में ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि एनडीएफ मार्केट में बैंकों की पोजीशन की वजह से रिजर्व बैंक को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। सर, ये एनडीएफ होते क्या हैं और रिजर्व बैंक इसको लेकर इतना परेशान क्यों है? रिजर्व बैंक की परेशानी इन सौदों को लेकर, ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड सौदे कहे जाते हैं। ये दुनिया में डॉलर में भी होते हैं, युआन में भी होते हैं, रुपए में भी होते हैं। 3-4 बड़ी करेंसीज हैं। इनको नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक किस्म का एक हेजिंग व्यवस्था है, यानी कि जो स्पॉट के ऊपर प्राइस है करेंसी का और जो फ्यूचर का प्राइस है उसके बीच के अंतर को हेज करते हैं। खासतौर पर बैंक इसे हेज करते हैं और ये उन मुद्राओं के मामले में ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिनमें हमें बहुत तेज उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। अब हो यह रहा है कि भारत के ही बैंक, रिजर्व बैंक जो कोशिशें कर रहा है उसमें चुनौती बन रहे हैं। जैसे ही रिजर्व बैंक बाजार में दखल करने की कोशिश करता है, रुपए डॉलर की कीमत रुपए में थोड़ा सुधरती है, ऊपर नीचे आती है, वैसे ही भारत के बैंक आने वाले सौदों के लिए, आने वाली डिलीवरी के लिए एनडीएफ मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड का मार्केट ऑफशोर मार्केट है, क्योंकि आप भारत में इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, ये भारत से बाहर ट्रेड होता है, सिंगापुर और लंदन में ट्रेड होता है। इससे भारतीय रुपए के ऊपर दबाव काफी ज्यादा बन रहा है। यानी जो कोशिशें बाजार में रुपए की गिरावट को सुधारने की कोशिश होती है, उसका फायदा लेकर इन बाजारों में सौदे ज्यादा बढ़ा लिए जाते हैं। वो सौदे या तो
गिरने की तरफ होते हैं या बढ़ने की तरफ होते हैं, और उससे रिजर्व बैंक के आने वाले समय के दखल को बाजार में एंटीसिपेट किया जा सकता है। और यह दिक्कत रिजर्व बैंक को लगातार महसूस हो रही है। ये समस्या हमने 2013 में भी देखी थी, जब 2013 में भारतीय रुपए में तेज उतार चढ़ाव हुआ था, तब भी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स को लेकर सरकार को और रिजर्व बैंक को दिक्कत आई थी। तो रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि इन सौदों को सीमित रखा जाए और इन्हें आगे न जाने दिया जाए। पर इन्हें रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सौदे करेंसी का जो मुक्त बाजार है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि डॉलर की खरीद करने वाली, निर्यात करने वाली, आयात करने वाली कंपनियां बैंकों के माध्यम से इसी के जरिए अपने नुकसान और नुकसान की हेजिंग भी करती हैं। खर्चों को चलाने के लिए सरकार जिस तरह से कर्ज उठा रही है, उसकी वजह से जीडीपी की तुलना में कर्ज का रेशियो या अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि इस साल के अंत तक भारत की जीडीपी की तुलना में कर्ज का रेशियो 84% हो जाएगा, जो दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा होगा। आईएमएफ का कहना है कि दुनिया भर में आर्थिक धीमेपन से भारत भी अछूता नहीं रह सकता। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। सर, आईएमएफ ने भारत के जब विकास दर का अनुमान घटाया, उसके बाद कई और बयान दिए, छन छन के सूचनाएं सामने आ रही हैं, क्या क्या अहम बातें कहीं? आईएमएफ की रिपोर्ट कई मामलों में भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हमने कल चर्चा में कहा था कि भारत के आर्थिक विकास दर में गिरावट से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी भारत में विदेशी मुद्रा की आवक निकासी का जो अंतर है वो सबसे बड़ी दरार है। आज आईएमएफ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के जो व्यापक आर्थिक पिक्चर है, खासतौर से राजकोषीय घाटे को लेकर और कर्ज को लेकर, इसमें अब कोई भी बेहतरी 2027 तक हो सकेगी। यानी कोविड से पहले की परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था में कर्ज का जो स्तर था और सरकार के घाटे का जो स्तर था, उसे वापस पाने में अब 2027 आ जाएगा। यानी अगर आप इसे इस तरह से समझें कि भारत में जो रिकॉर्ड राजकोषीय घाटा इस साल आईएमएफ के नंबर्स के हिसाब से जीडीपी का 10% है, जो अगले साल शायद 9.9% के आसपास होगा, और जो कोविड के पहले का स्तर था 6.5-7% के आसपास का, यहां तक जाने में अब 5 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। इस तरह आईएमएफ ने दुनिया के निवेशकों को और एजेंसियों को इस बात का संकेत दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक विकास दर की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मैक्रो फंडामेंटल की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे की दृष्टि से, जीडीपी के अनुपात में कर्ज की दृष्टि से भी अब एक लंबी चुनौती के दौर में प्रवेश कर रही है। और यही वजह है शुभम कि इन्हीं आंकड़ों को देखकर एस&पी ने कल भारत की रेटिंग को लेकर उठने वाले खतरे की चेतावनी दी थी। आईएमएफ ने इसमें यह भी कहा है कि भारत का जो डेट जीडीपी रेशियो है, जो प्री पैंडेमिक लेवल में 75% था, जो अब 83-84% के आसपास है, ये भी ऊपर बना रहेगा। और ये बात आईएमएफ ने पहली बार नहीं कही है। पिछली साल भी आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, जो जो कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट होती है, उसमें आईएमएफ ने भारत सरकार से मिली सूचनाओं के आधार पर यह कहा था कि भारत में केंद्र और राज्यों का संयुक्त घाटा 90% के आसपास है, और इस घाटे में वो जो ऑफ बजट बारोइंग्स और बाकी सिस्टम में सरकारी कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों की और बाकी लोगों के कर्ज हैं, वो शामिल नहीं है, केवल सरकारों का घाटा है। और उसका क्या मतलब है, क्यों इतना बड़ा घाटा है और इसका क्या असर होगा, इस पर हम लोगों ने एक इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा भी की थी, और हम इस शो के साथ उसका लिंक भी देंगे ताकि आप समझ सकें कि भारत के जीडीपी के अनुपात में 90% के घाटे का मतलब क्या है। और भारत अब धीमे धीमे दुनिया की उन चुनिंदा देशों की तरह की कतार में शामिल हो रहा है जिनका जीडीपी और उनका राजकोषीय घाटा लगभग बराबर या थोड़ा ऊपर नीचे है। और इसलिए ये दूसरी दरार है जिस दरार पर हमें करीब से नज़र रखनी होगी, और सरकार शायद ये समझ भी रही है। इसलिए हमें लगातार इस तरीके की सूचनाएं भी मिल रही हैं कि सरकार ने अपने खर्च में कटौती की है। सरकार कई नए रास्तों से कर्ज को कम करने की कोशिश भी कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है कि कैसे सरकारी कंपनियों की बिक्री की जाए और घाटे को कम किया जाए, नहीं तो सरकार का कर्ज बढ़ता जाएगा। सरकार के सामने एक और चुनौती आ गई है, वो है खुदरा महंगाई की। खुदरा महंगाई फिर से नई चुनौती बनकर सामने आई है। सितंबर के दौरान रिटेल महंगाई 5 महीने के ऊपरी स्तर पर दर्ज की गई 7.41%। खाद्य वस्तुओं की महंगाई की वजह से रिटेल महंगाई में ये उछाल देखने को मिला है, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे ज़्यादा मासिक स्तर है। अप्रैल में रिटेल महंगाई 7.79% पर पहुंच गई थी। सितंबर में महंगाई को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा भूमिका सब्जियों की, मसालों की और अनाज की रही है। अनाज की महंगाई दर तो ईंधन की दर से भी ज़्यादा हो गई है। सितंबर में कुल खाद्य महंगाई दर 8.6% है, यानी कि टोटल महंगाई अगर आप देखें औसत तो 7.41% है, जबकि
खाद्य की महंगाई, केवल खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई 8.6% है। इस महंगाई में एक और जो प्रेशर पॉइंट है या कहिए जो दुखती रख है वो है अनाज की महंगाई। अनाज की महंगाई क्या कुछ कहते हैं, पहले आप देखिए इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में, और उसके बाद अंशुमान जी के साथ खोलते हैं परत दर परत महंगाई के इन आंकड़े की। सितंबर में रिटेल महंगाई 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। पिछले साल जो चीजें 100 रुपए की मिल रही थीं, उनके लिए अब 107 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, और ऐसी ही चीजों में अनाज शामिल है। गेहूं की कम उपज और चावल के उत्पादन अनुमान में कटौती के बाद अनाज की महंगाई तेजी से बढ़ रही है। मई से अब तक अनाज की महंगाई में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। मई में अनाज की महंगाई 5.33% हुआ करती थी। उस समय गेहूं की नई फसल मंडियों में आना शुरू हुई थी, लेकिन बाजार गेहूं की कम फसल को भांप चुका था और उसकी वजह से अनाज की महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 11.53% हो गया है और गेहूं की महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंडियों में भाव रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। बुधवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2560 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। अक्टूबर में अब तक गेहूं का भाव लगभग 2% बढ़ चुका है। अक्टूबर की शुरुआत में भाव 2519 रुपए का था। गेहूं के अलावा चावल की कीमतों में भी अब बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस साल खरीफ चावल का उत्पादन घटने का अनुमान है और साथ में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात की वजह से फसल को नुकसान की भी आशंका है। ऊपर से सरकार के भंडार में अनाज का स्टॉक 5 वर्षों के निचले स्तर तक आ गया है। 1 अक्टूबर तक केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्टॉक 432 लाख टन दर्ज किया गया है, जो अक्टूबर की शुरुआत में 2017 के बाद सबसे कम स्टॉक है। गेहूं और चावल का ये घटा हुआ स्टॉक महंगाई की आग को और भड़का सकता है। सरकार ने दिसंबर तक फ्री राशन स्कीम को बढ़ा दिया है और उसके लिए अनाज की सप्लाई सरकारी स्टॉक से ही होगी। ऐसे में खुले बाजार में गेहूं या चावल की कीमतें बढ़ती हैं तो वहां सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार के पास अनाज की कमी होगी। इसी कमी की वजह से अनाज की महंगाई दहाई के आंकड़े में पहुंची है और उससे निकट भविष्य में राहत मिलने की भी उम्मीद कम ही है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, महंगाई के ये नए ताज़ा आंकड़े में सबसे चिंताजनक बात क्या है? महंगाई के इस ताज़ा आंकड़े में खाद्य महंगाई, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे थे, और जब अगस्त का आंकड़ा हमारे सामने आया था और जुलाई का आंकड़ा आया था, जिस समय कहा गया था कि भारत की महंगाई दर में गिरावट हो रही है, तो मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि हमने कहा था कि खाद्य महंगाई सबसे बड़ा दबाव है जो आने वाले समय में दिखाई देगा। अब ये जो आंकड़ा आया है ये बाजार की अपेक्षाओं से भी और रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि 7.4% की महंगाई वापस 5 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर है। पर खाद्य महंगाई के भीतर उतरने पर, हमने अनाज की महंगाई पर विस्तार से चर्चा की इस पैकेज में, खाद्य महंगाई के भीतर सारे जो हिस्से खाद्य महंगाई को बनाते हैं उनमें केवल मीट और अंडे को छोड़ दिया जाए तो स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, पल्सेस भी थोड़ा सा नीचे दबे हुए हैं। बाकी जितने प्रमुख हिस्से हैं फूड बास्केट के, उन सब में हमें डबल डिजिट की इन्फ्लेशन, दोहरे अंकों में इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। यानी खाद्य महंगाई 8% से ऊपर, और उसके भीतर भी अनाज की महंगाई, स्पाइसेस की महंगाई, तेल की महंगाई डबल डिजिट में 12%, 13%, 16% के आसपास है। और यह महंगाई हमें उस समय दिख रही है जब भारत में खरीफ की फसल की आवक शुरू हो चुकी है, यानी खरीफ की फसल का बाजार में पहुंचना शुरू हो गया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है कि रिजर्व बैंक इस समय खाद्य महंगाई में कमी की उम्मीद कर रहा था, और इसके आधार पर रिजर्व बैंक ने आकलन किया था कि जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है उसका असर हमें सितंबर के महीने से दिखने लगेगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि सितंबर के महीने में नई फसल आना शुरू हो जाएगी। ये अनाज की कीमत में बढ़ोतरी या इस खाद्य में महंगाई की कई सारी वजह हैं जिस पर हम अलग अलग बार चर्चा करते रहे। सबसे बड़ी वजह इस बार का मानसून है, जिसने बहुत तरह से पूरे खरीफ के सीजन को प्रभावित किया। कम बारिश, अतिवृष्टि और अब लेट तक चलने वाली बारिश के कारण अभी हमें बाद में हुई बारिश का धान की फसल पर क्या असर पड़ा है, बाकी फसलों पर क्या असर पड़ा, इसका महंगाई में असर नहीं दिखाई दिया है। ये हमें अगले महीने में दिखाई देगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों से 6% के नीचे बनी हुई थी, वो वापस 6% से ऊपर पहुंच गई। 4 महीनों से लगभग 6% के नीचे थी। कोर इन्फ्लेशन वो है जहां पर हम खाद्य और ऊर्जा की महंगाई को अलग निकाल देते हैं और बाकी महंगाई को शामिल करते हैं। रिजर्व बैंक
के लिए यह भी एक दबाव का बिंदु है, क्योंकि यहाँ ये कोर इन्फ्लेशन उस समय बढ़ी है जब भारत में त्योहारी मौसम में मांग दिखाई दे रही थी और कंपनियों ने अपने कीमतों में बढ़ोतरी टाल दी थी। शुरू में ध्यान रखना होगा कि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि त्योहारी मौसम का उत्पादन मांग अब लगभग खत्म होने के करीब है। इसके बाद कंपनियां रुपए में गिरावट के कारण अपने उत्पादों की कीमतें फिर बढ़ाएंगी। ये बात कंपनियों की तरफ से अधिकृत रूप से कह दी गई है। तो यानी जो कोर इन्फ्लेशन जिसमें थोड़ी सी कमी में दिखाई दे रही थी, ये कमी में आने वाले समय में ये बढ़ोतरी में बदल सकती है, यानी कोर इन्फ्लेशन का हिस्सा भी बढ़ सकता है। केवल एक ही इस पूरे महंगाई के भीतर राहत की खबर है कि ईंधन की महंगाई थमी हुई है। उसमें हमने उत्तरोत्तर पिछले महीनों में कोई बड़ी बढ़ोतरी या बड़ा चेंज नहीं देखा है। सर क्या लगता है फिर अब, क्योंकि महंगाई आप कह रहे हैं आगे भी चुनौती बनी रह सकती है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें अब और तेजी से बढ़ाएगा और तीखी बढ़ोतरी आएगी? मौजूदा परिस्थिति में अगर आप क्वार्टरली इन्फ्लेशन के भी आंकड़े को देखें जो कि 7% से ऊपर है, और रिजर्व बैंक की तो अपनी सहनीय सीमा से तो काफ़ी ऊपर है। खाद्य महंगाई तो रिजर्व बैंक की सहनीय सीमा से लगभग 2 से 2% से ज़्यादा पहुंच चुकी है, और अभी थोक महंगाई का आंकड़ा आना है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक 50 से 60 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि महंगाई है, बल्कि हमने अमेरिका में ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो गई, और भारत के रुपए की गिरावट को थामने के लिए भी भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती। तो यहां से लेकर आने वाले समय तक 50 से 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, जिसमें शायद दिसंबर में हम 30 से 35 बेसिस पॉइंट की एक बढ़ोतरी भारत में ब्याज दरों में और देखेंगे। दूसरी चीज ये कि इस महंगाई की ये जो महंगाई वापस लौटी है और काफ़ी ताकत के साथ खाद्य महंगाई लौटी है, त्योहार के मौसम के बीच में लौटी, जहां डिमांड भी थोड़ी सी दिखती है, इसके बाद भारत में क्या रेपो रेट के टर्मिनल रेट के लक्ष्य रिवाइज होंगे? हमें इसके लिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर में कि क्या 6.5% या 6.5% से ऊपर भी ब्याज दरों को रखना पड़ेगा, तब जाकर महंगाई नियंत्रित होगी। लेकिन खुदरा महंगाई ने वो सारी गणित बिगाड़ दी है, जो गणित थोड़ी थोड़ी सुधरती दिख रही थी हमें अगस्त के अंत तक, लेकिन सितंबर के आंकड़ों ने पूरी तरह महंगाई की गणित को उलझा दिया। अब थोक महंगाई का आंकड़ा भी हमारे सामने आने वाला है, उसके बाद हमारे सामने पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। सर कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि रिजर्व बैंक सरकार को चिट्ठी लिखकर बताएगा कि महंगाई क्यों नहीं थाम पाए या क्यों नहीं घटी। हाँ, ये रिजर्व बैंक की बड़ी हार है और हमें मानना चाहिए, और रिजर्व बैंक भी शायद मानेगा कि जो कानून है, जिस कानून के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, उस कानून के तहत रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी सरकार को, ये बताने के लिए कि उसने ब्याज दरों में इतनी बढ़ोतरी की और उसके बाद भी महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई, रिजर्व बैंक के लक्ष्य हासिल क्यों नहीं कर सका। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जो कानून और जो समझौता है, उस समझौते के तहत रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने की छूट, इजाजत जिस व्यवस्था के तहत मिलती है, उसके बदले वो महंगाई कम करने का लक्ष्य रखता है। क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी सरकार नहीं चाहती, सरकारें सबसे ज़्यादा कर्ज लेती हैं, तो उन्हें ब्याज महंगे कर्ज से नुकसान होता है और उद्योग को भी सस्ती पूंजी नहीं मिलती। पिछली बार जब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी, तो उसके बाद रिजर्व बैंक गवर्नर से इस बात का सवाल पूछा गया था कि रिजर्व बैंक महंगाई को थामने में असफल क्यों हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दिया जाएगा। तो उस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने ये बात कही भी थी कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में हम सरकार को भेजे जाने वाले जवाब का मसौदा तैयार करेंगे और हम बताएंगे कि हम कब तक महंगाई के साइकिल में कमी देख रहे हैं, महंगाई में गिरावट में कमी देख रहे हैं और आने वाले समय में करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इस 7.41% की बढ़ोतरी और आने वाले समय में महंगाई पर दबाव की स्थिति में लोगों की निगाहें और हमारी निगाहें भी इस बात पर रहेंगी कि रिजर्व बैंक सरकार को अपने जवाब में क्या कहता है। हालांकि रिजर्व बैंक महंगाई क्यों बढ़ रही है इसके बारे में तमाम स्पष्टीकरण अपनी पिछली मौद्रिक नीतियों में देता रहा है, तो शायद उसी का दोहराव होगा। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में रिजर्व बैंक को सरकार को यह बताना होगा कि महंगाई रोकने की उसकी रणनीति आखिर कारगर क्यों नहीं हो रही है, और जो कारण, जो तर्क वो रखेगा, उन तर्कों से भारत में भविष्य में मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा भी तय होगी और सरकार के कर्ज कार्यक्रम की और ब्याज दरों की दिशा भी तय होगी। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसका इंतजार रहेगा। शायद दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के साथ हमें पता चले कि रिजर्व बैंक कब तक सरकार को अपनी तरफ से ये सफाई देने वाला है कि वो महंगाई रोकने में असफल क्यों रहा। महंगाई के साथ साथ एक और आंकड़ा आया जो आया औद्योगिक उत्पादन का, और जितनी खराब खबर महंगाई का बढ़ना है, उतनी ही खराब खबर औद्योगिक उत्पादन में गिरावट है।
अगस्त के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। सरकार की तरफ से जारी आंकड़े देखें तो अगस्त में आईआईपी नेगेटिव 0.8% रहा, जो 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2021 में आईआईपी ग्रोथ नेगेटिव जोन में दर्ज की गई थी। अगस्त से पहले जुलाई के दौरान आईआईपी 2.2% था और पिछले साल अगस्त में 13% की ग्रोथ थी। वो खैर बेस इफेक्ट था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी। सर, आईआईपी का ये ताजा आंकड़ा और वो भी त्योहार से ठीक पहले वाले महीनों में क्या बता रहा है? ये आंकड़ा मुझे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा शुभम, आईआईपी का आंकड़ा, क्योंकि महंगाई में बढ़ोतरी की संभावनाएं पहले से ही थी, क्योंकि बाजार से जो सूचनाएं और खबरें हमारे पास आती हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के तौर पर, सबसे महंगाई और खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी तो तय थी। पर सितंबर के आंकड़े में औद्योगिक उत्पादन की गिरावट निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है। उसकी दो बड़ी वजह हैं, क्योंकि ये त्योहार के लिए उत्पादन का मौसम था और अगर इस दौरान सभी सेक्टर्स में और खास तौर से 17-18 महीने बाद भारत में आईआईपी का फैक्ट्री आउटपुट का या कंपनियों का उत्पादन नेगेटिव जोन में चला जाना, कॉन्ट्रैक्शन जोन में चला जाना चिंता की वजह है। इसका मतलब यह है कि कंपनियों ने उतना उत्पादन नहीं बढ़ाया जितनी बात इस त्योहारी मौसम पर मांग को लेकर की जा रही थी। दूसरी चीज ये कि ये जो गिरावट हमको दिखाई दिया है, जो कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया, ये काफी ब्रॉड बेस्ड है। हमको कैपिटल गुड्स में भी गिरावट दिखाई दी, माइनिंग में भी दिखाई दी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स में 2.5% और 9% का कॉन्ट्रैक्शन है। करीब 9.9% का कॉन्ट्रैक्शन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में है, यानी उपभोक्ता, इसमें आप एफएमसीजी उत्पादों को शामिल कर सकते हैं, साबुन तेल मंजन को लेकर। ड्यूरेबल्स में करीब 2.5% का कॉन्ट्रैक्शन है। ये अपने आप में उस स्लोडाउन की तरफ इशारा करता है जिसकी बात रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में कही थी, और शायद यही वजह है शुभम कि रिजर्व बैंक ने अगली 2 तिमाहियों में भारत के आर्थिक विकास दर में 5% से नीचे की ग्रोथ का संकेत दिया था। जो उस संकेत को या वो जो रिजर्व बैंक का प्रोजेक्शन था वो आईआईपी के इस आंकड़े से या भारत में कंपनियों के फैक्ट्रियों के उत्पादन के इस आंकड़े से उसको सपोर्ट मिलता है, उससे पुष्ट होता है। अब जबकि त्योहारी मौसम खत्म हो रहा है, त्योहारी सीजन की मांग खत्म हो रही है, महंगाई, कीमतों में बढ़ोतरी का, कमजोर रुपए के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का एक और दौर आगे आने वाला है जो शुरू होने वाला है। अब इसके बाद जब हमारे पास अक्टूबर-नवंबर के आंकड़े आएंगे, उनसे हमें वास्तविक रूप से पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर अब आने वाले समय में क्या रुख रहने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा फैक्ट्री उत्पादन में, या इसमें हमें थोड़ी सी रिकवरी आने वाले समय में दिखाई देगी। देश के सबसे बड़े एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजूस ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। अगले 6 महीने के दौरान कंपनी की तरफ से 5% स्टाफ, यानी नंबर में देखें तो 2,500 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। कंपनी ने खर्च घटाने और जल्द से जल्द कारोबार को प्रॉफिट में लाने के लिए ये कदम उठाया है। हाल में ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के नतीजे जारी किए थे, जिसमें यह पता चला था कि कंपनी को 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा हुआ था। सर, बायजूस का संकट में फंसना पूरे एडटेक स्पेस के लिए, पूरे स्टार्टअप स्पेस के लिए कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी चुनौती है? बायजूस में छटनी के बाद अब भारत के स्टार्टअप स्पेस में को लेकर जो पूरा नज़रिया है, वैल्यूएशंस को लेकर, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और उनकी संभावनाओं को लेकर, उसमें बड़ा बदलाव होगा। हालांकि बदलाव तो उसी समय हो गया था जब बायजूस ने 18 महीने तक अपना रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया और उसके बाद 4,4500 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया, और वो भी उस साल जिस साल भारत में कहा गया था कि IT एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इस पूरी खबर को यदि आप मार्च से भारत के स्टार्टअप सेक्टर में आ रहे घटनाक्रम की रोशनी में देखें तो आपके सामने सारे तार जुड़ते या कड़ियां जुड़ती दिखाई देंगी। मार्च अप्रैल के बाद भारत में स्टार्टअप्स में निवेश घटना का शुरू हुआ। कई कंपनियों ने, छोटे स्टार्टअप्स ने छटनी करना शुरू की। इसके बाद एक खबर आई कि स्टार्टअप्स को सही सेकेंड राउंड की, थर्ड राउंड की फंडिंग नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद कहा गया कि उनको अपने वैल्यूएशंस घटाने पड़ेंगे, और वैल्यूएशन घटाने के बाद कल हमने विस्तार से चर्चा की कि भारत में स्टार्टअप की फंडिंग दूसरी तिमाही के बाद आकर बुरी तरह टूट गई। बायजूस के वैल्यूएशन पर इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि बायजूस की समस्या, घाटे की समस्या अभी 1 साल या 1.5 साल तक रहने वाली है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि क्या एडटेक स्पेस में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस में, ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस में इतनी डिमांड उपलब्ध है कि आने वाले समय में और बड़ी कंपनियां या और कंपनियां इसमें चल पाएंगी? बायजूस से ही यह तय होगा कि भारत के इस स्पेस में, ऑनलाइन पढ़ाई के स्पेस में दरअसल कारोबार होगा भी नहीं होगा, कमाई और प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टार्टअप नौकरियों को लेकर यह वक्त ज़रूर काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी उभरती हुई यूनिकॉर्न अब सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से अपने यहाँ नौकरियों में कमी में छटनी का ऐलान कर रही है।
ग्राहकों को भविष्य में एक ही प्रोडक्ट के अंदर इंश्योरेंस, पेंशन, डिपॉजिट, शेयर बाजार की व्यवस्था मिल सकती है। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को इस तरह के हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिनकी सेवाएं एक से अधिक रेगुलेटर के दायरे में आती हैं को लेकर गाइडलाइन जारी की है। दिशा निर्देश जारी होने के बाद शुरुआत में इस तरह के प्रोडक्ट टेस्टिंग के तौर पर लॉन्च किए जाएंगे और अगर वो सफल हुए, सफलता के आधार पर आगे उनकी लॉन्चिंग की जाएगी। सर, किस तरह के प्रोडक्ट होंगे ये? इसका इंतजार काफ़ी समय से शुभम बाजार में किया जा रहा था। हमने भारत में जैसे जैसे बीएफएसआई इंडस्ट्री या फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का विकास होता हुआ है, भारत में रेगुलेटर्स के बीच में काफ़ी खींचतान देखी है। एक समस्या हमने देखी थी जब यूलिप एक प्रोडक्ट आया था जिसमें इंश्योरेंस एक दूसरे कानून के तहत गवर्न होने वाला प्रोडक्ट था और म्यूचुअल फंड या यूनिट्स जो थी वो एक दूसरे कानून के तहत गवर्न होने वाली चीज़ें थी। अब जाकर काफ़ी लंबे समय के बाद भारत के प्रमुख रेगुलेटर सेबी, IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, IFSCA और PFRDA मिलकर, इसके साथ सरकार का वित्त मंत्रालय भी मिलकर एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कानून लेकर आए हैं जिसमें भारत को पहली बार एक ही उत्पाद में कई सारी सुविधाएं देने वाले या कई सारे कवरेज देने वाले प्रोडक्ट आएंगे। अभी भारत में ऐसे प्रोडक्ट हैं नहीं, हाइब्रिड प्रोडक्ट नहीं है जिनमें आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा मिलती हो, जिनके जरिए आप पेंशन फंड भी चला सकते हो, जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड में भी काम कर सकते हो, जिनके जरिए आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। क्या उस प्रोडक्ट का स्वरूप होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हमने भारत में 2 ही 3 तरीके के हाइब्रिड प्रोडक्ट देखे हैं जिसमें कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हाइब्रिड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है और वो उसे हम यूलिप कहते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। पर हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भारत के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि इससे निवेशकों को बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें बेटर रिटर्न मिलते हैं, उन्हें अच्छा कवरेज मिलता है। ये जो लंबी जो नया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जारी किया गया है एक कमेटी बनाकर, इस सैंडबॉक्स को सेबी और रिजर्व बैंक ने अलग अलग जारी किया है। अब पहला प्रोडक्ट कैसा आता है, निगाहें इस बात पर होंगी कि जो हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं इनमें कितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शामिल किए जाएंगे, उनका वेटेज क्या होगा, उन्हें कैसे चलाया जाएगा और इनका ट्रायल और टेस्टिंग कैसे शुरू होगा। भारत के वित्तीय सेवा उद्योग के लिए ये एक्साइटिंग खबर है क्योंकि हमारी भी निगाह इस बात पर है कि भारत में निवेश के लिए, बचत के लिए हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आते हैं और वो कैसे काम करेंगे। 6 साल पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले के संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल किया है और 9 नवंबर तक इस पर सरकार से जवाब मांगा है। 6 साल पहले यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को नोटबंदी घोषित कर दिया था। इन दोनों नोटों की जो वैधता थी वो खत्म कर दी थी, लेकिन नोटबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और जिनमें सरकार के फैसले को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया और 9 नवंबर तक सरकार से इस पर जवाब मांगा है। सर, नोटबंदी की फाइल फिर से खुल रही है, सुप्रीम कोर्ट जानना क्या चाहता है? हाँ, नोटबंदी की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नोटबंदी होते समय और होने के बाद, नोटबंदी के पीछे और नोटबंदी के बाद सरकार ने देश को या संसद को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि सरकार और रिजर्व बैंक के बीच इस दौरान जो भी पत्र व्यवहार खतो किताबत हुआ उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया। अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिलचस्प ढंग से और काफ़ी बड़े संदर्भ के साथ इस को एड्रेस किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा आदेश उसके कई सारे महत्वपूर्ण अंश हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि बात ये निकली है तो क्यों दूर तलक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोई लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर रहा है। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना या उनकी समीक्षा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं और हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने हाई वैल्यू नोट्स जो कि 86% 87% करेंसी थी 500 और 2000 की, इन्हें बंद क्यों किया। सरकार का तर्क कोर्ट में था कि अब ये तो पुरानी बात हो गई, ये केस खत्म हो चुका है, केवल एकेडमिक डिस्कशंस के लिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए, सरकार का तर्क था। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और ये जानने की कोशिश की है कि सरकार अपने जवाब में बताए कि उसने किस कानून के तहत, किस व्यवस्था के तहत ये फैसला लिया। डिबेट की वजह यह है क्योंकि सरकार की याचिका करने वाले लोगों की तरफ से और अन्य वकीलों की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि इस तरीके का कोई फैसला करने से पहले सरकार को संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी। सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए था जब वो नोटों को बंद करे, क्योंकि ये संविधान की धारा 300A है जिसके तहत आप किसी के पास रखी हुई संपत्ति या बचत को एकदम पूरी तरह नल एंड वाइट या बेकार घोषित नहीं कर सकते। ऐसा इस मामले में नहीं हुआ।
अब सरकार की तरफ से क्या हलफनामा दाखिल किया जाएगा, क्योंकि 5 जजों की बेंच है जो बड़ी पीठ है, इसके सामने सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया जाएगा, जवाब दाखिल किया जाएगा, वो शायद आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होने वाला है, जहां पहली बार सरकार सार्वजनिक रूप से अदालत को यह बताएगी कि उसने नोटबंदी क्यों की, किस कानून के तहत की और इस फैसले से क्या था। अब बात इसलिए दूर तक जाने की संभावना है क्योंकि इसके बाद यह भी बहस शुरू होगी कि नोटबंदी से हासिल क्या हुआ, क्या किस मकसद से की गई, कानून में बदलाव नहीं हुआ तो रिजर्व बैंक से अब वो सारी फाइलें खुलने की संभावना है जिन पर चर्चा देश में फिलहाल नहीं हुई थी नोटबंदी के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट तक नोटबंदी पहुंच गई है और नोटबंदी पर आने वाले समय में ये जो बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी वो उसमें हमारी सबकी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि भारत के आर्थिक घटनाक्रम के परिदृश्य में डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था, एक बहुत बड़ा उलटफेर था जो हमारे सामने आया था। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $92 तक आ गया है। WTI क्रूड का भाव भी घटकर $87 तक पहुंच गया है। दुनिया भर में मंदी की आशंका की वजह से कच्चे तेल की मांग घटने के आसार हैं, जिस वजह से भाव पर दबाव बना हुआ है। कई एजेंसियों ने इस साल कच्चे तेल की खपत घटने का अनुमान भी लगाया। इस बीच खबर यह भी है कि चीन अपने यहाँ कच्चे तेल का इम्पोर्ट बढ़ा रहा है। सर, चीन पर दूसरा सवाल। पहला सवाल, ओपेक प्लस ने अनुमान से ज्यादा कटौती की थी। 1 मिलियन बैरल पर डे की उम्मीद थी और 2 मिलियन की कटौती की थी। ये कटौती भी काम क्यों नहीं आई, फिर भाव नीचे आ गए? दो बड़े दिलचस्प घटनाक्रम हुए जो पिछले 24 घंटे में। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई। इस गिरावट के पीछे अमेरिका की तरफ से अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से बहुत ज़्यादा तेल रिलीज करना माना गया, और ये माना गया कि अमेरिका अब धीमे धीमे इस तैयारी में है कि ओपेक और रूस ने जिस तरह सहमति बनाने से पहले अमेरिका की महंगाई को लेकर जो चिंताएं थी, दुनिया की चिंताएं, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए अमेरिका अब अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इस्तेमाल करके दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को तोड़ेगा और स्ट्रेटेजिक रिजर्व से बराबर तेल जारी करेगा। और रिकॉर्ड रिलीज हमने पिछले दोनों में देखी। एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का जो आंकड़ा आया वो उसने बताया कि जो रिकॉर्ड बिल्डअप क्रूड का इन्वेंट्रीज में दिखाई दिया, और जैसे ही अमेरिका में इन्वेंट्रीज के लेवल बढ़ते हैं वैसे ही दुनिया में कच्चे तेल की मांग के कीमतों में गिरावट परिवर्तन होता है। और हमने बार बार चर्चा में कहा है, मनी सेंट्रल में हम लोगों ने बताया है कि कच्चा तेल सबसे ज़्यादा इलास्टिक और डिमांड से इन्फ्लुएंस होने वाली कमोडिटी है। इसके तत्काल बाद 2 बार जब ये पिछले हफ्ते में घटना हुई, इसके तत्काल बाद ओपेक ने कल अपना डिमांड आउटलुक कम कर दिया। ओपेक ने कल आंकड़ा जारी किया और जिसमें उसने कहा कि हमने जितना डिमांड आउटलुक आने वाले समय में इस साल के लिए और अगले साल के लिए दुनिया में कच्चे तेल की मांग का जो आकलन किया था, उस आकलन में हम और कटौती कर रहे हैं। और ये कटौती उत्पादन में कटौती के बाद की गई है, यानी उत्पादन में कटौती का जो फैसला किया गया उसके बाद ये आंकड़ा जारी किया गया। अब यहाँ से हमें एक दिलचस्प खींचतान दिख रही है। क्या ओपेक देश मांग में कमी के कारण एक और कटौती की तरफ जाएंगे? क्या वो एंटिसिपेट कर रहे हैं या अंदाज लगा रहे हैं कि अमेरिका अपनी तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को एक सीमा से अधिक न बढ़ने दिया जाए? ये दिलचस्प रसाकशी है, ये रसाकशी शुरू हो रही है। और इसलिए इस बात की संभावना है कि कच्चे तेल की कीमतें अगर $90 के नीचे जाती हैं तो फिर ओपेक उत्पादन में कटौती का एक और फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मांग में कमी आएगी इसका आंकड़ा कल जारी कर दिया है और इसकी भूमिका बना दी। सर, चीन इतना ज्यादा कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है? चीन की तरफ से जो सूचनाएं आ रही हैं कि चीन और भारत और एशिया के देश इस समय यूरोप के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बड़े सप्लायर हैं। हालांकि चीन में बड़ी मांग नहीं है, अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज स्लो डाउन में है, चीन में ग्रोथ रिसेशन है, लेकिन उसके बाद भी चीन के एशिया को जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं अरब से वो करीब 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से बढ़े हैं। चीन के रिफाइनर्स ने, चीन की रिफाइनिंग कंपनियों ने बड़े स्टॉक तैयार करने शुरू किए हैं। उसकी 2 बड़ी वजह है कि उनको ये दिख रहा है कि आने वाले समय में रूस की जो आक्रामकता बढ़ रही है उसके बाद यूरोपियन यूनियन रूस पर ऑयल कैपिंग कर सकती है। जैसे ही विंटर्स के भंडार तैयार हो जाएंगे यूरोप में, सर्दियों के लिए तेल के और गैस के भंडार तैयार हो जाएंगे, उसके बाद शायद वो निर्णायक प्रतिबंध आ जाएंगे कच्चे तेल पर, रूस के कच्चे तेल पर, जिसकी का इंतजार किया जा रहा था। और इसी की पेशबंदी रूस ने भी ओपेक के साथ मिलकर की है। उस समय
यूरोप के देशों को पेट्रोल और डीजल की डिमांड पूरी करने के लिए जिस कैपेसिटी की ज़रूरत होगी और जिस तेल की ज़रूरत होगी उसकी तैयारी चीन के रिफाइनर्स कर रहे हैं। तो चीन की अपनी अर्थव्यवस्था में उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन चीन के रिफाइनर्स निर्यात के लिए कच्चे तेल को जुटा रहे हैं और रिफाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया। ओपेक प्लस देशों की तरफ से उत्पादन कटौती के फैसले का असर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर पड़ेगा, उस बयान से ऐसा लगता है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और ओपेक देश तेल के उत्पादन को बढ़ाएं, महंगाई को काबू करने में इससे मदद मिले और साथ में महंगे तेल का रूस को फायदा ना मिल पाए, क्योंकि रूस इस कमाई से युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। सऊदी अरब को मनाने के लिए अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहां की यात्रा भी की थी, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने तेल उत्पादन घटा दिया। सर, अब आगे आपको क्या लगता है अमेरिका और अरब के जो रिश्ते हैं वो किस दिशा में जा सकते हैं? ये इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का सबसे दिलचस्प मुद्दा है। अमेरिका की तरफ से स्पष्ट रूप से ओपेक की बैठक से पहले वियना में ये कहा गया कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। रूस को उसमें शामिल होने दिया गया, रूस ने उसमें भागीदारी की और उसके बाद अमेरिका के लिए ये बड़ा शौक था कि दुनिया के देशों ने या दुनिया की किसी गठजोड़ ने अमेरिका से की बात पर या अमेरिका के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। बताया जाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर कई सारे विकल्पों पर विचार चल रहा है और उसमें भी सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते जो काफ़ी खींचतान भरे रहे हैं हाल फिलहाल में, उनमें फिर से बड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। दरअसल इन रिश्तों का दो हिस्से हैं शुभम। एक हिस्सा है एनर्जी का और दूसरा हिस्सा है आर्म्स का। सऊदी अरब को लंबे समय से हथियारों की सिक्योरिटी के लिए तरह तरह की मदद की आपूर्ति अमेरिका की तरफ से होती रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में ओबामा के आने के बाद ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं रहा था। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी अपने तरह से खड़ी हो गई थी। अब अमेरिका की सरकार उन विकल्पों पर विचार कर रही है जिन विकल्पों के जरिए ओपेक और रूस को तेल के बाजार में सबक सिखाया जा सके, इसके बाहर के बाजारों में नहीं। और उसका पहला रास्ता क्या है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ मिनट पहले ही चर्चा की कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से टाइम पर जब भी कीमतें ऊपर जाएंगी तेल रिलीज करेगा, अपने ही बाजार में रिलीज करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाईज कम होंगी, सप्लाईज बढ़ेंगी और उसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर गिरावट के तौर पर दिखाई देगा। उस स्ट्रेटजी की थोड़ी सफलता हमने पिछले 4-5 दिनों में दुनिया के बाजारों में देखी। दुनिया के बाजारों में ऐसा कोई फर्क नहीं आया ग्रोथ को लेकर वो। और दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका के विशेषज्ञ मान भी रहे हैं, तेल विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दुनिया में मंदी धीमे आना शुरू होगी तो मांग में तो वैसे भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका सप्लाई बढ़ाता है बाजार में तो कच्चे तेल की कीमतों को नीचे रखने में मदद मिलेगी। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि उसका जवाब ओपेक देश और अपने उत्पादन में और कटौती करके दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि रूस की आपूर्ति बाजार में वैसे ही कम होती जा रही है और रूस पर अलग से प्रतिबंध अगर आते हैं तो बाजार में रूस का तेल भी कम हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अभी चर्चा शुरू हुई है, पर अमेरिका के अखबारों में, अमेरिका के कूटनीतिक हलकों में और तेल उद्योग के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि एक कानून है जिसको नोपेक बिल कहा जाता है, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स बिल। ये एक ऐसा कानून है जिसे अमेरिका अपने देश में पारित करता है और इसके तहत वो दुनिया में कहीं भी बनने वाले किसी भी तेल एक्सपोर्टर्स के कार्टेल्स को रोक सकता है। वो रोकेगा कैसे? उन कार्टेल्स के खिलाफ अमेरिका में एंटी ट्रस्ट का मुकदमा चलाया जाएगा, उनकी काम करने वाली कंपनियों को देश में काम नहीं करने दिया जाएगा, उनकी कंपनियां जो मित्र देशों में काम कर रही हैं वहां भी उन्हें काम करने से रोका जाएगा। ये नोपेक बिल में इस तरीके के तमाम प्रावधान से भी लागू नहीं किया गया है। सीनेट कमेटी ने मई में इस कानून को पास कर दिया था, लेकिन अभी एक लॉ के तहत पर, ये बिल के तौर पर पास कर दिया गया, तो पर इसे लॉ के तौर पर अभी लागू नहीं किया गया। ये अपने आप में सबसे बड़ा कदम होने वाला है और नोपेक को लेकर से पहले भी चर्चा चलती रही है। अगर अमेरिका की सरकार की कांग्रेस या अमेरिका की संसद इस कानून को पारित करती है जिसमें कि ओपेक के कार्टेल्स के खिलाफ पूरी दुनिया में मुकदमे चलाने की, उनकी कंपनियों पर तरह तरह की प्रतिबंध लगाने की स्थिति बनती है, तो ये पूरी लड़ाई एक दूसरे जोन में पहुंच सकती है। क्योंकि हम तेल को लेकर अमेरिका और अरब के रिश्तों का काफ़ी नरम गरम दौर देख चुके हैं, अच्छा दौर भी देख चुके हैं और 70s में बुरा दौर भी देख चुके हैं जब अरब से ऑयल एम्बार्गो आया था और अमेरिका में तेल की आपूर्ति पूरी तरह रुक गई थी इजराइल और सीरिया और इजिप्ट की जंग के बीच में। तो क्या बाइडेन अंततः ओपेक को सबक सिखाने के लिए नोपेक बिल पर साइन कर देंगे
और कार्टेल्स के खिलाफ पूरी दुनिया में, ओपेक कार्टेल के खिलाफ पूरी दुनिया में कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, उनके खिलाफ एंटी कॉम्पिटिटिव कार्रवाई शुरू होगी। यूरोप उनके साथ खड़ा होगा इसमें इस कानून को लागू करने में, या यूरोप की तेल सप्लाई इससे बुरी तरह प्रभावित होंगी, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपनी तेल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति है। ओपेक यूरोप की समस्या होगी, यूरोप इसके साथ खड़ा होगा। ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी, पर ये आने वाले समय की सबसे दिलचस्प खींचतान होने वाली है। सर, एक और मामला ऑयल गैस सेक्टर में जो चल रहा है, वो गैस की अधिकतम सीमा तय करना चाहते हैं यूरोप के देश। वहां क्या कुछ चल रहा है? यूरोप के देशों में सहमति नहीं बन रही है। यूरोप में गैस की कीमतें पिछले साल की तुलना में 2 गुनी हो गई, और यूरोप के देश चाहते हैं कि आप जिस सीमा तक पहुंच चुकी हैं वहां गैस की कीमत पर एक अधिकतम सीमा लगा दी जाए, यानी उनकी अपनी ही कंपनियां उस सीमा से अधिक दर पर गैस ना बेच सके, क्योंकि यूरोप के देशों में बिजली या ईंधन जितने महंगे हो रहे हैं, उसके बदले उन देशों को कर्ज उठाकर अपने लोगों को सब्सिडी देनी पड़ रही है। हमने भी देखा कि जर्मनी में सब्सिडी दी गई, उसके बाद ब्रिटेन में सब्सिडी दी गई, लेकिन यूरोपीय देशों के बीच अभी कैपिंग पर कोई सहमति बन नहीं रही है, और शायद इसके पीछे वहां की कंपनियों का दबाव है सरकारों के ऊपर कि कीमतों को बाजार के हवाले रहने दिया जाए। ये प्रस्ताव भी थोड़े समय चर्चा के बीच में रहेगा। 2 तरीके के रुख हैं। एक रुख यह है कि यूरोप के सारे देशों को तय कर देना चाहिए, और दूसरा ये है कि बजाय कीमतों पर प्रतिबंध लगाने के गैस की आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा गैस आना शुरू हो मिडिल ईस्ट के रास्तों से, जिससे कि बाजार में मांग सप्लाई का जो डिमांड और सप्लाई का संतुलन है वो बेहतर हो सके और कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, पूरा लोडेड था नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खबरों से। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।